रिसर्च अप्रोचेज, शोध के उपागम क्या है? शोधकर्ता के मध्य शोध के दो प्रमुख उपागम है प्रत्यक्षवाद। शोध कितने उपागम माने गए? दो। एक होता प्रत्यक्षवाद शोध, एक होता उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध। तो कितने उपागम है शोध के? दो उपागम। एक प्रत्यक्षवाद हो गया उपागम, एक उत्तर प्रत्यक्षवाद, ये दो उपागम होते हैं शोध के। अब प्रत्यक्षवाद क्या होता है? पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद। और इस प्रत्यक्षवाद की जो व्याख्या सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे ने की थी। भाई ऑगस्ट कॉम्टे, कैसे याद रखेंगे? कोई प्रत्यक्ष रहेगा, कोई भी आदमी प्रत्यक्ष रूप से जो कहा सबसे आगे रहेगा, तो आगे से क्या हो जाएगा? ऑगस्ट कॉम्टे। आगे से हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। यानी प्रत्यक्षवाद है, कोई व्यक्ति किसी भी काम को प्रत्यक्ष रूप से करेगा उसमें तो सबसे आगे रहेगा, इसका हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। तो हो जाएगा प्रत्यक्षवाद का जनक कह सकते हैं इसको। ऑगस्ट कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद की जो व्याख्या की थी उसकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी एक पुस्तक है। उस फिलोसफी पुस्तक में आई थी 1842 में, तथा एक पुस्तक और के द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1800 क्या, दो पुस्तक। इन दोनों पुस्तकों में इन्होंने प्रत्यक्षवाद के बारे में व्याख्या की। वस्तुतः प्रत्यक्षवाद कॉम्टे की अध्ययन पद्धति ही है जो विज्ञान पर आधारित है। क्या करा कि जो प्रत्यक्षवाद क्या है, जो ऑगस्ट कॉम्टे उसकी अध्ययन पद्धति है और ये किस पर आधारित? विज्ञान पर आधारित है। कॉम्टे के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित और निर्देशित किया जाता है। कॉम्टे का मानना कि जो ब्रह्मांड है, सारा ब्रह्मांड है, ये अपरिवर्तनीय है और क्या क्या है, अब कभी चेंज नहीं होता, अपरिवर्तनीय होता है और प्राकृतिक नियमों से चलता है, प्राकृतिक नियमों से व्यवस्थित किया जाता है, प्राकृतिक नियमों से निर्देशित किया जाता है। ये कौन कहता है? कॉम्टे कहता है। अतः इसे केवल विज्ञान की विधि द्वारा समझा जा सकता है। कॉम्टे कहते हैं कि इन प्राकृतिक नियमों से जो व्यवस्थित किया जाता है, जो निर्देशित किया जाता है, अपरिवर्तनशील है, इन सब बातों को विज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है, न कि धार्मिक या तात्विक आधार, किसी धर्म के आधार पर और ना कोई तात्विक आधार पर इसको नहीं समझ सकते हैं, बल्कि विज्ञान के आधार पर समझ सकते हैं। इस प्रकार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण क्या करा है? इस प्रकार का निरीक्षण करना, परीक्षण करना, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित है और वैज्ञानिक विधि द्वारा सब कुछ समझना है और उसमें ज्ञान प्राप्त करना है प्रत्यक्षवाद। क्या करें कि वैज्ञानिक विधि द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता? प्रत्यक्षवाद कहलाता है। वापस देखो कि निरीक्षण के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, वर्गीकरण पर आधारित जिन वैज्ञानिक विधि द्वारा सब कुछ समझना और उसमें ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता? प्रत्यक्षवाद कहलाता है। कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के चरण कौन कौन से? कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के चरण बताओ। अकॉर्डिंग टू कॉम्टे, स्टेप ऑफ पॉजिटिविज्म अप्रोचेज। इस पद्धति के द्वारा हमें दुनिया का अध्ययन करना सिखाया जाता है। किस पद्धति द्वारा? इस प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के द्वारा हमें दुनिया का अध्ययन करना सिखाया जाता है। सर्वप्रथम अध्ययन विषय को चुनते हैं। सर्वप्रथम अध्ययन विषय को चुनते हैं। अवलोकन या निरीक्षण द्वारा उस विषय से संबंधित प्रत्यक्ष होने वाले तथ्यों को एकत्रित करते हैं। इसके बाद इन तथ्यों का विश्लेषण करके सामान्य विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद विषय से संबंधित कोई निष्कर्ष निकालते हैं। प्रत्यक्ष शोध दर्शन क्या होता है कि पॉजिटिविज्म रिसर्च ऑफ फिलोसफी। प्रत्यक्षवाद शोध दर्शन क्या है? प्रत्यक्षवाद शोध दर्शन को संक्षिप्त रूप से समझना कठिन है। प्रत्यक्षवाद शोध दर्शन को छोटे रूप में समझना बहुत कठिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि शोध दर्शन के क्षेत्र का निर्धारण करना क्या कर रहा है? शोध दर्शन के क्षेत्र का निर्धारण करना तथा इसके सार एवं विचार का निरूपण करना जटिल काम है। प्रत्यक्ष शोध दर्शन क्या होता है कि प्रत्यक्ष शोध दर्शन को छोटे रूप में, यानी प्रत्यक्ष शोध दर्शन को हम छोटे रूप में नहीं समझ सकते, संक्षिप्त रूप में नहीं समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शोध दर्शन के क्षेत्र का निर्धारण करता है। क्या करता है? शोध का जो दर्शन का क्षेत्र है उसका क्या करता है? निर्धारण करना है। इसके सारे विचारों का निरूपण करना जटिल कार्य है।
प्रत्यक्षवाद दर्शन के अनुसार केवल वही ज्ञान प्रामाणिक है। क्या कह रहा है कि प्रत्यक्षवाद दर्शन के अनुसार केवल वही ज्ञान प्रामाणिक है जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है, जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभवों पर आधारित होता है, जिसका प्रयोग शोध में किया जाता है। क्या कह रहा है कि प्रत्यक्षवाद दर्शन के अनुसार केवल वही ज्ञान प्रामाणिक है जो कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है, जिसका प्रयोग शोध में किया जाता है। प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान का उपयुक्त, विश्वसनीय एवं प्रामाणिक मानता है। क्या कह रहा है, प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त, विश्वसनीय एवं प्रामाणिक मानता है। अतः यह माना जाता है कि शोध वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। क्या कह रहा है, शोध वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, जिसके आधार पर कुछ सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। क्या कह रहा है, जिसके आधार पर कुछ सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। और प्रत्यक्षवाद शोध दर्शन पर आधारित प्रमुख 5 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। कितने सिद्धांतों का? 5 सिद्धांतों का प्रत्यक्षवाद शोध दर्शन पर आधारित 5 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। पहला सिद्धांत क्या है? विज्ञान में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं है। विज्ञान में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं है। शोध का प्रमुख उद्देश्य व्याख्या करना एवं भविष्यवाणी करने का प्रयास होना चाहिए। शोध का प्रमुख उद्देश्य व्याख्या करना एवं भविष्यवाणी करने का प्रयास होना चाहिए। प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत शोध प्रक्रिया में परिकल्पना करने, प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत शोध प्रक्रिया में परिकल्पना करने, प्रेरक तर्क देने या परीक्षण करने को महत्व दिया जाना चाहिए। सामान्यतः ऐसे ज्ञान को जिसे विज्ञान से अलग रखा जाता है, सामान्यतः ऐसे ज्ञान को जो विज्ञान से अलग रखा जाता है, शोध प्रारूपण एवं निष्कर्ष के संबंध में पूर्वाग्रह करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विज्ञान यांत्रिक एवं मूल्य मुक्त है। यांत्रिक प्रकृति से अभिप्राय है। शोधकर्ता शोध विधियों के माध्यम से परिकल्पना को सिद्ध या अस्वीकृत करने हेतु स्वतंत्र है। प्रत्यक्षवाद से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है? प्रत्यक्षवाद से संबंधित शब्दावली क्या है? ये तो एशियोलॉजी, ये क्या होता है? ओंटोलॉजी, इसको क्या कहेंगे? एपिस्टेमोलॉजी, ये क्या होता है? शोध पद्धति कार्य प्रणाली क्या है? इनके बारे में देखो। एशियोलॉजी क्या होता है? एशियोलॉजी किसे कहेंगे? एशियोलॉजी मूल्य का दार्शनिक अध्ययन है। एशियोलॉजी क्या कह रहा है कि मूल्य का क्या करता है? दार्शनिक अध्ययन एशियोलॉजी में किया जाता है। किसका? मूल्य का। एशियोलॉजी में मूल्य का दार्शनिक अध्ययन है। किसका? मूल्य का। यह नैतिकता एवं मूल्य प्रणाली पर आधारित है। एशियोलॉजी किस पर आधारित है? नैतिकता एवं मूल्य प्रणाली पर आधारित है। एशियोलॉजी नैतिकता एवं मूल्य प्रणाली पर आधारित होता है। एशियोलॉजी यह मूल्य मुक्त शोध, तटस्थ एवं स्वतंत्र शोध, शोधकर्ता का पूर्वाग्रह से मुक्त होना आदि से संबंधित है। क्या कह रहा है? ये नैतिकता एवं मूल्य प्रणाली पर आधारित है। यह मूल्य मुक्त शोध, तटस्थ एवं स्वतंत्र शोध और शोधकर्ता का पूर्वाग्रह से मुक्त होना आदि से संबंधित है। ऑन्टोलॉजी यह सामाजिक वास्तविकता से संबंधित प्रकृति है। ऑन्टोलॉजी यह सामाजिक वास्तविकता से संबंधित प्रकृति। ऑन्टोलॉजी इसमें विषय संबंधी ज्ञान का विश्लेषण करना, पुनः उपयोग करना, मान्यताओं को स्पष्ट करना, वास्तविकता आदि सम्मिलित है। ऑन्टोलॉजी क्या कह रहा है? ये सामाजिक वास्तविकता से संबंधित प्रकृति, सामाजिक वास्तविकता से संबंधित प्रकृति ऑन्टोलॉजी। इसमें विषय संबंधी ज्ञान का विश्लेषण करना, पुनः उपयोग करना, मान्यताओं को स्पष्ट करना, वास्तविकता आदि का सम्मिलित किया जाता है ऑन्टोलॉजी में। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक फेरिर ने किया था। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रेडरिक फेरिर ने। यह ज्ञान के स्रोत, प्रकृति, विषय एवं ज्ञान प्राप्ति की विधियों से संबंधित होता है। एपिस्टेमोलॉजी शोध पद्धति या कार्य प्रणाली, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके अंतर्गत प्रश्न पूछना और उचित दृष्टिकोण अपनाना आदि शामिल है। अर्थात इस पद्धति के द्वारा हमें दुनिया का अध्ययन करना सिखाया जाता है। प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद की विशेषता क्या? प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य केवल उन घटनाओं को वर्णन करना है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं या निरीक्षण कर सकते हैं।
प्रत्यक्षवाद केवल उन घटनाओं का वर्णन करता है जिसको हम प्रत्यक्ष अपने आंखों से देख सकते हैं, हम उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उन घटनाओं का वर्णन करता है प्रत्यक्षवाद। इसके अंतर्गत किसी भी स्तर पर काल्पनिक चिंतन का सहारा नहीं लिया जाता है। इस प्रत्यक्षवाद के किसी भी स्तर पर काल्पनिक चिंतन का सहारा नहीं लिया जाता है। प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। क्या कह रहा है? प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। प्रत्यक्षवाद क्या कह रहा है? प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य सत्य को उजागर करना है। प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य होता है सत्य को उजागर करना है। इसमें मात्रात्मक विधि पर बल दिया जाता है। प्रत्यक्षवाद में किस विधि पर? मात्रात्मक विधि पर बल दिया जाता है। प्रत्यक्षवाद में मात्रात्मक विधि पर बल दिया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं की तरह सामाजिक घटना भी कुछ नियमों के आधार पर घटित होती है। कि प्राकृतिक घटनाओं की तरह जो सामाजिक घटनाएं भी है जो कुछ नियमों के आधार पर घटित होती है। अतः प्रत्यक्षवाद के इन नियमों को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा खोजा जा सकता है। प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक कार्य प्रणाली से संबंधित होता है। क्या करा कि प्रत्यक्षवाद होता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक कार्य प्रणाली से संबंधित होता है। प्रत्यक्षवाद अपने को धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों से दूर रखता है। प्रत्यक्षवाद होता है ना, वह क्या करता है? अपने को क्या करता है? धार्मिक और जो दार्शनिक जो विचार से दूर रखता है। प्रत्यक्षवाद एक उपयोगितावादी विज्ञान है। प्रत्यक्षवाद क्या कह रहा है कि एक उपयोगितावादी विज्ञान है और उस रूप में विश्वास करता है कि प्रत्यक्षवाद के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को सामाजिक पुनर्निर्माण के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रत्यक्षवाद की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद की सीमाएं क्या होती है? प्रत्यक्षवाद सभी क्रियाकलापों एवं प्रक्रियाओं के लोगों के मध्य संबंध कार्य के एक निश्चित भिन्नता के रूप में मानता है। प्रत्यक्षवाद सभी क्रियाकलापों एवं प्रक्रियाओं को लोगों के मध्य संबंध कार्यों के एक निश्चित भिन्नता के रूप में मानता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रत्यक्षवाद तत्व मीमांसा की अस्वीकृति है। कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रत्यक्षवाद तत्व मीमांसा की अस्वीकृति है। एक ऐसी स्थिति है जो स्पष्ट करती है कि ज्ञान का उद्देश्य मात्र उन घटनाओं का वर्णन है जिन्हें हम अनुभव करते हैं। कुछ क्षेत्रों से संबंधित विशेष शोध जैसे व्यावसायिक शोध में प्रत्यक्षवाद की सीमाएं निश्चित है। कुछ क्षेत्रों से संबंधित विशेष शोध क्या होगा? जैसे व्यावसायिक शोध में प्रत्यक्षवाद की सीमाएं निश्चित होती है। इस संबंध में इसकी आलोचना भी की गई है। प्रत्यक्षवाद ज्ञान के एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करता है। प्रत्यक्षवाद किसी ज्ञान के एक प्रामाणिक स्रोत के रूप में अनुभव करता है। कुछ प्रमुख विषय जैसे राजनीतिक दर्शन की व्याख्या प्रत्यक्षवाद के सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जाती है। उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविज्म। उत्तर प्रत्यक्षवाद के अनुसार तार्किक तर्क के साथ आनुभविक टिप्पणियों को जोड़कर एक घटना के बारे में उचित अनुमान लगाया जाता है। तार्किक तर्क के आधार पर उसमें तो निरीक्षण आधार पर, प्रत्यक्ष देकर के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, इसके अंदर क्या किया जाता है? तार्किक तर्क के आधार पर आनुभविक टिप्पणियों को जोड़कर एक घटना के बारे में उचित अनुमान लगाया जाता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद मानता है कि वैज्ञानिकों के सोचने और कार्य करने के तरीके और दैनिक जीवन में हमारे सोचने के तरीके अलग अलग नहीं है। यानी क्या कह रहे हैं? वैज्ञानिकों को सोचने और कार्य करने के तरीके और दैनिक जीवन में हमारे सोचने के तरीके अलग अलग नहीं है। वैज्ञानिक तर्क और सामान्य ज्ञान तर्क अनिवार्य रूप से एक प्रक्रिया है। क्या कह रहा है कि जो वैज्ञानिक तर्क और सामान्य ज्ञान तर्क अनिवार्य रूप से एक प्रक्रिया है या तथा दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है, केवल अंश में ही अंतर है। उत्तर प्रत्यक्षवाद पद्धतिगत बहुलवाद का समर्थक है। उत्तर प्रत्यक्षवाद पद्धतिगत बहुलवाद का समर्थक है। इसके अनुसार किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधि का चयन शोध प्रश्न के आधार पर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रत्यक्षवाद के अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर है और इसमें त्रुटि है और उसमें सभी सिद्धांत पुनः प्रयोज्य है। उत्तर प्रत्यक्षवाद का मानना है कि विज्ञान का लक्ष्य वास्तविकता के बारे में सही तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तर प्रत्यक्षवाद 3 महत्वपूर्ण विकासों पर बल देता है जो निम्नलिखित है। मात्रात्मक गुणात्मक रणनीति का प्रयोग करना, प्रश्न शोध आधारित रणनीति इच्छा, इसके पैटर्न का
तरीका मात्रात्मक बनाम गुणात्मक होता है। शोध की पद्धतियाँ, मेथड ऑफ रिसर्च। शोध की पद्धति कौन कौन से होते हैं? शोध वस्तुतः एक विशेष प्रकृति की समस्या का वैज्ञानिक समाधान है। शोध क्या कह रहा है कि एक विशेष प्रकृति की समस्या का क्या वैज्ञानिक समाधान। कोई भी समस्या उसको वैज्ञानिक ढंग से उसका समाधान किया जाता है, शोध के माध्यम से किया जाता है, प्रस्तुत करता। इसलिए समस्या की प्रकृति के अनुसार शोध की पद्धतियाँ निर्धारित की जाती है। यदि समस्या की प्रकृति ऐतिहासिक है तो हम ऐतिहासिक शोध करेंगे। यदि समस्या की प्रकृति कैसी है, ऐतिहासिक है, तो हम ऐतिहासिक शोध करेंगे। यदि समस्या की प्रकृति प्रयोगात्मक है तो हम प्रयोगात्मक शोध करेंगे। शोध विधियों का वर्गीकरण विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया। शोध की जो विधि है उसका जो वर्गीकरण है वो विद्वानों ने अनेक प्रकार से किया है। किसी ने विषय क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण किया तो किसी ने शिक्षा संबंधी, किसी ने मनोविज्ञान संबंधी या किसी ने इतिहास संबंधी शोध के रूप में 7 विधियों का वर्गीकृत किया है। तो किसी विद्वान ने इसे आंकड़े प्राप्त करने की विधि के आधार पर वर्गीकृत किया है। बेस्ट एवं काहन द्वारा किया गया वर्गीकरण सबसे अच्छा माना जाता है। बेस्ट एवं काहन के द्वारा जो किया गया वर्गीकरण सबसे अच्छा माना जाता है। उनके अनुसार शोध की 6 प्रमुख पद्धतियाँ या विधियाँ मानी जाती है। ऐतिहासिक शोध विधि, विवरणात्मक शोध विधि, प्रयोगात्मक शोध विधि, क्रियात्मक शोध विधि, मात्रात्मक या परिमाणात्मक शोध विधि और गुणात्मक शोध विधि। शोध विधियाँ कौन कौन सी है? बेस्ट कानन के अनुसार शोध की कितनी प्रमुख विधियाँ? 6 प्रमुख विधियाँ मानी जाती। कितनी? 6 विधियाँ। पहली ऐतिहासिक, विवरणात्मक, प्रयोगात्मक, क्रियात्मक, मात्रात्मक, परिमाणात्मक या गुणात्मक शोध। ऐतिहासिक शोध विधि इसे कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड कहते हैं इसको, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। ऐतिहासिक शोध विधि जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक शोध का संबंध ऐतिहासिक समस्या के वैज्ञानिक विश्लेषण से, ऐतिहासिक समस्या के वैज्ञानिक विश्लेषण से इसका संबंध है ऐतिहासिक शोध विधि का। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक शोध का संबंध ऐतिहासिक समस्या के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसके विभिन्न पद भूतकाल के संबंध में एक नई सूझ पैदा करते हैं। इसके विभिन्न पद भूतकाल के संबंध में एक नई सूझ पैदा करते हैं जिसका संबंध वर्तमान एवं भविष्य से होता है। ऐतिहासिक शोध के द्वारा किसी भी वस्तु, विचार, घटना, समुदाय, समाज विशेष के बारे में, उसके ऐतिहासिक तथ्यों, नियमों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्या करा? ऐतिहासिक शोध के द्वारा किसी भी वस्तु, विचार, घटना, समुदाय, समाज विशेष के बारे में, उसके ऐतिहासिक तथ्यों, नियमों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस विधि में ऐतिहासिक साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि में ऐतिहासिक साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है और ऐतिहासिक शोध विधि में ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण 2 प्रकार से किया जाता है। जैसे प्राथमिक स्रोत या द्वितीयक या गौण स्रोत प्रमुख होते हैं जो निम्न है। प्राइमरी सोर्स यानी प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत वैसे तथ्यों को शामिल किया जाता है जो अतीत की घटनाओं के अध्ययन क्षेत्र में आकर स्वयं से संकलित किए जाए। जैसे लिखित स्रोत, न्यायालयों के पत्र, शिलालेख, आत्मचरित्र वर्णन, विज्ञापन पत्र, समाचार पत्र या वंशावली, इसे कहते हैं लिखित स्रोत। न्यायालयों के पत्र हो गए, शिलालेख हो गए, आत्मचरित्र हो गया, वर्णन हो गया, विज्ञापन पत्र, समाचार पत्र या वंश, ये लिखित स्रोत में था। मौखिक स्रोत होता है भाषाएँ, कहानियाँ, दंत कथाएँ, उपाख्यान, लोक कथाएँ आदि होते हैं। कलात्मक स्रोत सिक्के, मूर्तियाँ, ललित कथाएँ, ऐतिहासिक चित्र एक कलात्मक होते हैं। करलिंगर के अनुसार प्राथमिक स्रोत एक ऐतिहासिक प्रदत्त मूल भंडार होता है। प्राथमिक स्रोत एक ऐतिहासिक प्रदत्त मूल भंडार होता है। यह किसी महत्वपूर्ण अवसर का मौलिक अभिलेख होता है। द्वितीय स्रोत सेकेंडरी सोर्स किसी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मूल स्रोत से न कर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करना द्वितीयक स्रोत में शामिल है। द्वितीयक स्रोत क्या होता है? किसी ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मूल स्रोत से न कर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करना द्वितीयक स्रोत में शामिल है। इसे कहते हैं द्वितीयक स्रोत। ये प्राथमिक स्रोत की तुलना में कम
विश्वसनीय होता है। द्वितीय स्रोत प्राथमिक स्रोत की तुलना में कम विश्वास करने लायक होता है। किसी का जीवन इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, संस्मरण आदि द्वितीयक स्रोत के उदाहरण हैं। करलिंगर के अनुसार द्वितीयक स्रोत किसी ऐतिहासिक घटना या स्थिति का वह अभिलेख या रिकॉर्ड है जो मूल भंडार से 1 या 2 कदम दूर होते हैं। ऐतिहासिक शोध के उद्देश्य क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक शोध के उद्देश्य भूत के आधार पर वर्तमान को समझना और भविष्य के लिए सतर्क करना। ऐतिहासिक शोध का क्या है कि भूत के आधार पर वर्तमान को समझना और भविष्य के लिए सतर्क रहना ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य है। यानी जब हमारी जो बातें बीत चुकी उनके आधार पर वर्तमान को समझना और भविष्य के लिए उससे सतर्क रहना, ये ऐतिहासिक शोध का एक उद्देश्य है। शिक्षा, मनोविज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को नई दिशा देना। शिक्षा मनोविज्ञान में या जो सामाजिक विज्ञान में उसमें चिंतन को एक नई दिशा देना भी ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य है। भूतकालिक तथ्यों के प्रति जिज्ञासा की तृप्ति, यानी भूतकालिक जो तथ्य उनके प्रति जिज्ञासा की तृप्ति भी ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य है। वर्तमान में सिद्धांतों और क्रियाओं जो व्यवहार में उनके उद्भव, विकास, परिस्थितियों का विश्लेषण करना होता है। ऐतिहासिक शोध के महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ऐतिहासिक शोध का महत्व शोध की प्रकृति को समझने में सहायता प्रदान करता है। शोध क्या करा है कि शोध क्या है? जो शोध है ना, शोधों, यह शोधों की प्रकृति को समझने में सहायक होता है ऐतिहासिक शोध। अतीत की जो हमने गलती की उस अतीत में जो हमारी गलती त्रुटियाँ उसको सीख लेकर भविष्य के प्रति सतर्क रहने की बात करता है। यह शिक्षा या मनोविज्ञान के लिए वैज्ञानिक आदान प्रदान करता है ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक शोध अंधविश्वास से भ्रमों का निवारण करता है। इस शोध से शुद्ध शोध या व्यवहारिक शोध दोनों ही दृष्टिकोण लाभान्वित होते हैं। ऐतिहासिक शोध के पद या सोपान क्या होता है? स्टेप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। सर्वप्रथम किसी समस्या का चुनाव करना। सबसे पहले किसी समस्या का चुनाव करना ऐतिहासिक शोध या पद सोपान है। उसके बाद समस्या की सीमा का निर्धारण करना, समस्या से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण करना, तथ्यों का संग्रह, प्रमाणिकता की जांच करना, अंत में परिणामों की व्याख्या और विवेचन करना। सर्वप्रथम किसी समस्या का चुनाव करना, उसके बाद समस्या की सीमा का निर्धारण करना, समस्या से संबंधित परिकल्पनाओं का निर्माण करना, तथ्यों का संग्रह करना, प्रमाणिकता की जांच करना, अंत में परिणामों की व्याख्या और विवेचन करना होता है। ऐतिहासिक शोध की समस्या प्रॉब्लम्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। ऐतिहासिक शोध की सबसे प्रमुख समस्या तथ्यों का बिखराव होना है। ऐतिहासिक शोध की सबसे प्रमुख समस्या क्या? तथ्यों का बिखराव होना है, क्योंकि तथ्य एक जगह से प्राप्त नहीं किए जा सकते, जिस कारण शोधकर्ता को अनेक पुस्तकालयों और संस्थानों में जाना पड़ता है। जिसके कारण जो शोधकर्ता को अनेक पुस्तकालय में या संस्थाओं में जाना पड़ता है। ऐतिहासिक शोध की समस्या हो गई। संस्थाओं या पुस्तकालय में रखे प्रलेखों, दस्तावेजों का क्रम में न होना उसका नष्ट प्राय होना होता है। विश्वसनीयता तथा वैधता की कमी, क्योंकि मौखिक स्रोत विश्वसनीय नहीं हो पाते हैं। विवरणात्मक शोध विधि। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऑफ मेथड। विवरणात्मक विवरण करके इस शोध में विधि में वर्तमान स्थिति का वर्णन और विश्लेषण किया जाता है। इसमें अप्रयोगात्मक शोध भी कहते हैं। इसमें प्रयोग नहीं किया जाते हैं, बल्कि जो वर्तमान स्थिति के बारे में इस विधि के अंदर क्या, जो वर्तमान स्थिति के बारे में उस चीज़ के बारे में विश्लेषण किया जाता है और उसका वर्णन किया जाता है। अप्रयोगात्मक शोध इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए अप्रयोगात्मक शोध विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत स्पष्ट परिभाषा समस्या पर कार्य किया जाता है। यह विशेष, सरल एवं अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है। ये क्या है? स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत समस्या समाधान हेतु उपयोगी सूचना प्राप्त करते हैं। इसके लिए कल्पनापूर्ण नियोजन आवश्यक है। यह शोध संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकता है। बेस्ट वर्णनात्मक शोध की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वर्णनात्मक शोध इसका वर्णन एवं विश्लेषण करता है। बेस्ट वर्णनात्मक शोध की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वर्णनात्मक शोध क्या है? इसका वर्णन विश्लेषण करता है। परिस्थितियाँ अथवा संबंध जो वास्तव में वर्तमान परिस्थितियाँ अथवा संबंध जो वास्तव में वर्तमान है, अभ्यास जो चाल है, विश्वास जो विचारधारा अथवा अभिवृत्ति जो पाई जा रही है, जो प्रक्रिया चल रही है, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं अथवा नई दिशा को विकसित हो रहे हैं, इन्हीं से इसका संबंध है।
वर्णनात्मक शोध में शोधकर्ता समस्या से संबंधित तथ्यों का न केवल एकत्रण करता बल्कि समस्या से संबंधित विभिन्न चरों को आपसी संबंध में ढूंढने का प्रयास करता है। विवरणात्मक शोध के उद्देश्य क्या है? भविष्य शोध के उद्देश्य भविष्य के शोधों की प्राथमिक अध्ययन का सहायता करना है, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचय प्राप्त करना है और शैक्षिक नियोजन में सहायता करना है, मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना है, किसी विषय घटना की स्थिति की शीघ्र अध्ययन करना है, वर्तमान परिस्थिति की पहचान करना है। विवरणात्मक शोध की विशेषताएं क्या है? विवरणात्मक शोध गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। जो विवरणात्मक जो शोध है वो गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। इस शोध पद्धति में किसी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण न करके समस्या का समाधान के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। विवरणात्मक शोध पद्धति में वर्णन शाब्दिक भी हो सकता है एवं इसे गणितीय सूत्रों का द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या कहता है विवरणात्मक शोध किया? वापिस देखो विशेषता क्या है कि जो विवरणात्मक जो शोध है वो गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों, गुणात्मक भी होता है और संख्यात्मक दोनों प्रकार का होता है। एक बात है, इस शोध पद्धति में किसी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण न करके समस्या समाधान के लिए कोई एक वैज्ञानिक नियम का निर्धारण नहीं किया जाता है बल्कि समस्या समाधान के लिए उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। विवरणात्मक शोध पद्धति में वर्णन शाब्दिक भी हो सकता है और गणितीय सूत्र को शब्दों के रूप में भी इसका वर्णन किया जा सकता है और गणितीय सूत्र में व्यक्त किया जा सकता है। इस शोध पद्धति का संबंध व्यक्ति विशेष से न होकर के संपूर्ण जनसंख्या या उसके न्यायाधीश से होता है। इस पद्धति में कल्पना आधारित विशिष्ट नियोजन आवश्यक है। इसकी प्रकृति को क्रॉस एक्शनल होती है। यह क्या है इसका स्पष्ट करता है। यह शोध एक समूह के अध्ययन के मामले में तथ्यों की प्रचलित शर्तों का पता लगाता है। यह शोध क्या कह रहा है? यह शोध है जो एक समूह के अध्ययन के मामले में तथ्यों की प्रचलित शर्तों का पता लगाता है। इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण जनसंख्या से होता है। विवरणात्मक शोध के प्रकार टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। विवरणात्मक शोध के प्रकार क्या होते हैं? विवरणात्मक शोध के प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। विवरणात्मक लेखकों द्वारा विवरणात्मक शोध कई प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया, परंतु वान डेलन द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण सबसे उत्तम माना जाता है। कि विवरणात्मक शोध के जो किया गया, जो वर्गीकरण किया गया, इसका जो कई वर्गीकृत किया गया वो वान डैनियल नामक एक व्यक्ति द्वारा किया गया सबसे अच्छा माना जाता है। इसी के आधार पर विवरणात्मक शोध 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला सर्वेक्षण अध्ययन। इसका अर्थ वर्तमान में क्रिया में सुधार के लिए वर्तमान परिस्थिति से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना सर्वेक्षण अध्ययन कहलाता है। इस सर्वेक्षण में वर्तमान स्तर का निर्धारण करना, वर्तमान तथा मान्य स्तर की तुलना एवं वर्तमान स्तर का विकास करना प्रमुख होता है। सर्वेक्षण अध्ययन की विशेषता निम्नलिखित है। इसमें शोध का आदर्श प्रतिदर्श होता है जिसका चयन यादृच्छिक रूप में किया जाता है। सर्वेक्षण अध्ययन से क्या है कि इसमें शोध का आधार क्या प्रतिदर्श होता है जिसका चयन यादृच्छिक रूप में किया जाता है। इसका स्वरूप अप्रायोगिक होता है। यह भविष्य के विकास क्रम को सूचित कर वर्तमान नीतियों का निर्धारण करता है। यह शोध के लिए आवश्यक उपकरणों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। इसका संबंध एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तथा जनसंख्या से होता है। सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार टाइप्स ऑफ सर्वे स्टडी। सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार क्या? यह मुख्य रूप से समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है। सर्वेक्षण अध्ययन के प्रमुख 5 प्रकार कौन कौन से हैं? सर्वेक्षण अध्ययन के प्रमुख 5 प्रकार। विद्यालय सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना। सर्वेक्षण अध्ययन के प्रकार, पहला प्रकार है विद्यालय सर्वेक्षण से में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विद्यालय की क्षमताओं का आकलन कर उसका विकास का प्रयास किया जाता है। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को शामिल किया जाता है। इस प्रक्रिया में निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, मानक परीक्षण, प्राप्तांक पत्र तथा मूल्यांकन मापदंड का भी सहारा लिया जाता है। कार्य का विश्लेषण करना, वर्क एनालाइसिस। इसमें कार्यकर्ताओं की कार्य पद्धति, कमजोरी की पहचान कर मानव शक्ति के उपयोग में पहचाना जाता है।
प्रलेख विश्लेषण इसके अंतर्गत भूतकालीन अर्थात ऐतिहासिक शोधों तथा वर्तमान अथवा विवरणात्मक शोध के विषय में वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। इसमें प्रलेख, कहानी, उपन्यास, कविता, टीवी शामिल होते हैं। प्रलेख विश्लेषण को विषय वस्तु विश्लेषण, क्रिया अथवा सूचनात्मक विश्लेषण भी कहा जाता है। इसके माध्यम से व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक दशाओं, मूल्यों, रुचियों, अभिवृत्तियों एवं पक्षपात आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये विद्यालय में समाज विशिष्ट अवस्थाओं तथा क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के विश्लेषण द्वारा प्रवेश की शर्तों, पाठ्यक्रम, विषय तथा पुस्तकों के बारे में पता चलता है। जनमत सर्वेक्षण, पब्लिश ओपिनियन सर्वे, इसका उपयोग औद्योगिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों की जनता के मनोवृत्ति तथा उनके जनमत को ध्यान में रख करके सर्वेक्षण किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा विद्यालय की क्रिया के प्रति जनता का रुख जानने का प्रयास किया जाता है। इस सर्वेक्षण में उपकरण के रूप में सामान्यतः प्रश्नावली तथा साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम में विश्वसनीय तथा वैध होने के लिए न्यायदर्शी का चुनाव अत्यधिक सावधानी से करना पड़ता है। ये जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, साथ ही साथ पक्षपात ढंग से होना चाहिए। समुदाय का सर्वेक्षण, कम्युनिटी सर्वे, इस सर्वेक्षण द्वारा संपूर्ण समुदाय के लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ, सरकार एवं कानून तथा जनसंख्या को कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। समुदाय सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली, साक्षात्कार और सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी समुदाय का सर्वेक्षण करने के लिए साक्षात्कार विधि के माध्यम से सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है। अंतर संबंधों का अध्ययन करना, इस अध्ययन को प्रदर्शित करता है, जिसमें शोधकर्ता वर्तमान स्थिति के सर्वेक्षण के साथ साथ उन सभी तत्वों को भी खोजने का प्रयास करता है जो घटनाओं के संबंधित होते हैं। अंतर संबंधों का अध्ययन तीन प्रकार से किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी। युंग के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का समूह, ये व्यक्ति या समूह का गहन अध्ययन है, जिसे जीवन घटना का इतिहास कहा जाता है। इसके अंदर किसी सामाजिक इकाई, एक व्यक्तित्व, परिवार, समूह, सामाजिक संस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें आत्मकथा, डायरी, पत्र, माता पिता, पड़ोसी, मित्र, जीवन से संबंधित घटनाओं, विद्यालय प्रमाण पत्र का सहारा लिया जाता है। इसके उपकरण के रूप में प्रश्नावली, निरीक्षण, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि का सहारा लिया जाता है। कार्य कारण या तुलनात्मक अध्ययन, ये विधि कार्य कारण संबंधों के आधार पर कार्य करती है, जिसका ये मानना है कि किसी न किसी घटना का कोई कारण अवश्य होता है, तो जहाँ कारण उपस्थित न हो वहाँ कार्य नहीं हो सकता। यह एक प्रकार का प्रायोगिक शोध होता है। इसमें यादृच्छिकरण का अभाव पाया जाता है। इसे कायोत्तर या घटनोत्तर शोध भी कहा जाता है। इसमें घटना घटित होने के निष्कर्ष को आधार बनाकर विश्लेषणात्मक या तुलनात्मक विधि से कारणों का ज्ञात किया जाता है। किशोरों में अपराध वृत्ति, मोटर दुर्घटना इत्यादि का अध्ययन आदि इसके उदाहरण हैं। सहसंबंधात्मक अध्ययन, कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन में सहसंबंधात्मक अध्ययन को भी शामिल किया जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक चरों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। सहसंबंधात्मक अध्ययन मुख्यतः धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध के रूप में होते हैं। विकासात्मक अध्ययन, डेवलपमेंटल स्टडी, विकासात्मक अध्ययन में न केवल वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि उसमें समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। यह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। अनुदैर्घ्य अध्ययन, इसमें बच्चों का विकास का अध्ययन समांतराल पर किया जाता है। अनुदैर्घ्य अध्ययन। प्रतिनिधात्मक अध्ययन, इसमें एक ही समय में विभिन्न आयु के बच्चों का अध्ययन एक साथ किया जाता है। इसमें समय और श्रम की बचत होती है। उपनति अध्ययन, इसमें किसी विशिष्ट जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है तथा उसका वर्णन किया जाता है। उपनति अध्ययन के अंदर विवरणात्मक शोध के चरण, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो इसका अध्ययन कल करेंगे। विवरणात्मक शोध चरण के अध्ययन कल से।